Dear future officers, welcome to Youth Power Academy. Myself Nitin Shrivas, I am the faculty of current affairs at YPA. So without wasting much of our time, let's begin today's session on current affairs. बट सेशन शुरू होने के पहले मैं आप सभी से दो चीज़ें जो रोज़ मैं शेयर करता हूँ दोबारा से दोहराऊँगा। पहला ये कि ये पूरा पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं ऑन अ डेली बेसिस एमसीक्यूज़ बनाता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको वो आदत हो जाए, आपका नज़रिया बने यूपीएससी के हिसाब से करंट अफेयर्स को पढ़ने का, समझने का और उसको सॉल्व करने का। तो भले ही आपके आंसर्स रोज़ गलत आ रहे हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल बनाए जा रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे वो सारे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और हो सके तो उसके टॉपिक्स पे नोट्स बनाइए। यूजुअली आपको ये बताया जाता है कि ऑप्शंस पे भी नोट्स बनाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं जो एमसीक्यू बनाता हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसके ऑप्शंस, आंसर्स के ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होगी नोट्स बनाने की। जो टॉपिक पे मैंने सवाल बनाया है उसके ऊपर आप ज़रूर नोट्स बना सकते हैं। गूगल में अगर आपको लगता है गूगल की हेल्प लेनी है, चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, तो बेशक आप ये सब एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उस टॉपिक पे एक ठीक ठाक लेवल का नोट्स बना सकते हैं। बट जो बेसिकली पीडीएफ में भी कवर हो रहा है वो भी काफ़ी है, लेकिन आपको लगता है कि वो काफ़ी नहीं है, तो आप एडिशनली हेल्प लेना चाहते हैं इन टूल्स की, चाहे गूगल हो या चैट जीपीटी हो या जो भी एआई टूल आप यूज़ कर रहे हो, चाहे जेमिनी हो, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दो अहम हिस्से हैं आपके तैयारी के, एक हमारा करंट अफेयर, दूसरा हमारा एमसीक्यू। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दीजिए। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस फिनिश हो गई। अब आज का हमारा पहला न्यूज़ आइटम है टर्मरिक फार्मिंग इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो टर्मरिक फार्मिंग के ऊपर हम बात करेंगे। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये पूरे न्यूज़ आइटम में सिर्फ दो चीज़ें ही दी गई है, बट मैं इसके बियॉन्ड जाकर भी उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ कि आपके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, प्रीलिम्स 2025 के लिए, वो भी मैं यहाँ आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बट प्राइमरीली पहले इस न्यूज़ आइटम में जो चीज़ें दी गई है, पहले मेरा ये काम है कि आपको बता दूँ। तो इसमें बेसिकली जो टर्मरिक हमारी जो क्रॉप है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा है डिक्लाइनिंग मार्केट प्राइसेस। तो ये सबसे बड़ा इसका अहम मुद्दा है हमारे टर्मरिक का। ठीक है, एंड इससे इसके फार्मर्स को क्या दिक्कत हो रही है, तो ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इट पुट्स देम इन टफ स्पॉट, एंड इसीलिए दे आर प्रेइंग फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड हेल्प एंड फेयर प्राइसिंग, कि उनका नुकसान ना हो। क्योंकि हम सभी को पता है कि किसान कितनी मेहनत कर रहा है, फार्मर्स आर रियली स्ट्राइविंग हार्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन मानसून वाटर के लिए। सारी चीज़ें करने के बावजूद भी, अगर उन्हें मेहनत करने के बावजूद भी अगर फेयर प्राइस नहीं मिल रहा है उनके मेहनत का, तो वो परेशान होंगे और होने भी चाहिए। हर किसी को अपनी मेहनत का एक मेहनताना मिलना चाहिए। अब इसके बाद में ये जो हमारा, ये जैसे मैंने हमेशा ही आपको बताया कि ये जो समरी पॉइंट हमारा होता है ये बहुत ज़रूरी है, ये यूनिक फीचर है वाईपीए का। तो इसकी भी डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ लिया करिए। जैसे यहाँ लिखा है कि टर्मरिक फार्मिंग इज सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में टर्मरिक का, एंड यही बात यहाँ पे आगे भी दोहराई गई है। एंड जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे डिस्कस की है कि फार्मर्स फेस challenges like fluctuating market prices, lack of government support and fair pricing mechanism which impacts their livelihood। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई है रिगार्डिंग आर्टिकल जो यहाँ हुई है। अब इसके बियॉन्ड भी जो चीज़ें मैं चार पाँच डेटा मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है, वो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ताकि अगर प्रीलिम्स में टर्मरिक के ऊपर कोई सवाल आए या टर्मरिक बोर्ड के ऊपर सवाल आए, तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बियॉन्ड दिस चीज़ें जो मैंने आपको अभी समझाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है एंड कंज्यूमर भी है। टर्मरिक के लिए तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपको ये तीनों ही पॉइंट्स डालकर पूछ लिया जाए स्टेटमेंट फॉर्मेट में। पहला स्टेटमेंट ये होगा कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर।
ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आते हैं इसके डेटा के ऊपर कि भाई अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, कंज्यूमर है तो कैसे है, तो उसका भी डेटा मेरे पास में है। जैसे कि इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 75% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक। आप समझ सकते हैं 75% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि 75% ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक इंडिया में होता है। एंड इसका नेक्स्ट डाटा ये है कि ऑलमोस्ट 62% या उसके ज़्यादा भी टर्मरिक का जो ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है उसमें भी इंडिया इसका हिस्सा है, ये 62% का। ठीक है, मतलब जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है टर्मरिक से लेके, तो उस पर 62% शेयर इंडिया का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कि जब इतना सारा प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो रहा है तो फिर इसके लीडिंग स्टेट्स भी होंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती होगी। तो फर्स्ट पे आता है आपका महाराष्ट्र, सेकंड पे आपका आता है तेलंगाना, थर्ड पे आता है आपका कर्नाटका, फोर्थ पे आता है आपका तमिलनाडु एंड फिफ्थ पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बेसिकली इसके पहले भी किसी क्रॉप को लेकर, मुझे याद नहीं है किस क्रॉप को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछा था, जब याद आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। लेकिन उन्होंने पूछा था कि कौन कौन से आई थिंक कॉफ़ी से रिगार्डिंग या टी से रिगार्डिंग थे कि कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी। आई थिंक 2023 या 24 या 22 के पेपर में ये अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था। तो उसी थीम पे या उसी एस्पेक्ट से अगर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि टर्मरिक में लीडिंग प्रोड्यूसर्स इंडिया में कौन कौन से, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर इसको आपको इसके नंबर भी चाहिए तो मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत होगी नहीं, बट फिर भी महाराष्ट्र प्रोड्यूसर्स 278 मेट्रिक टन्स। ठीक है, इसके बाद में तेलंगाना जो है वो 232, कर्नाटका जो है वो 130, तमिलनाडु जो है वो 860 के एंड आंध्रा इज़ 73 के। ठीक है, अब आते हैं इसके रिमेनिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसके और दो चार पॉइंट है, वो भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। बस उसके बाद में फिर ये न्यूज़ आइटम फिनिश हो जाएगा, फिर हम दूसरे न्यूज़ आइटम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके 2 पॉइंट्स और हैं। अभी हाल ही में इंडिया में 2025 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मकर संक्रांत के आसपास आई थिंक नेशनल टर्मरिक बोर्ड अनाउंस किया, इनाग्रेट किया गया है एंड इट इज़ बेस्ड इन निज़ामाबाद, क्योंकि ये प्रॉमिस किया गया था कि वहाँ पे मतलब तेलंगाना में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनेगा। तो ये इनाग्रेट इसी साल हो चुका है। तो बेसिकली इसी के आसपास इर्द गिर्द अगर कोई यूपी से सवाल बनाए तो किसी भी एस्पेक्ट से बना सकता है कि इंडिया का प्रोड्यूसर, एज अ एक्सपोर्टर, एज अ कंज्यूमर, या तो फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, या लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है। तो बेसिकली सारे डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद में जो फार्मर्स क्या क्या प्रॉब्लम्स में फेस करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक फेयरली मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ कवर कर ली। अब फिर आप पूछेंगे कि सर आपने इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्यों डिस्कस नहीं की, तो वो तो आप चाहे आप खुल्लर पढ़ेंगे या आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब मैं हर छोटी छोटी निटी-ग्रिटी अगर इसके मैं जाने लगा तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, एक ही टॉपिक पे फिर वो 15-20 मिनट चले जाएंगे। बट मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है कि प्रीलिम्स के लिए जो जो एस्पेक्ट्स आपके लिए ज़रूरी थे, मोर और लेस मैंने 80 to 90% वो कवर कर लिए। जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स जैसे क्लाइमेटिक वाला ही एक बचा हुआ है वो आप अपने आप से भी देख सकते हैं। बट ये जो फैक्ट्स और डेटा ज़रूरी था वो पूरा इकट्ठा करके मैंने यहाँ आपको बता दिया है। ये आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इस पीडीएफ में नहीं है, इसके बियॉन्ड जाके मैंने आपको भी समझाया है, तो आपके काम में आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, हमारा आज का सेकेंड न्यूज़ आइटम है स्पोर्ट्स सेक्शन से। क्रिस्टी कोवेंट्री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो इन अभी हाल ही में आईओसी के प्रेसिडेंट
के पोजीशन के लिए इलेक्शन हुए हैं एंड इसमें जिम्बाब्वे की ये जो फॉर्मर ओलंपियन है उनका इलेक्शन हुआ है. बेसिकली शी गॉट इलेक्टेड and she is the first woman and African to be elected president of International Olympic Committee on Thursday. ठीक है. एंड दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस में भी आप इसको ऐसे वगैरह में कोट कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट. ठीक है. जो अभी तक इसके हिस्ट्री में नहीं हुआ है. एंड इसके बाद में इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दिस इज़ द IOC's वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट मल्टी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड शी विल टेक प्रेसिडेंटशिप फ्रॉम थॉमस बैक जो अभी है इसके प्रेसिडेंट IOC के. एंड इनके बाद में ये इनका टेन्योर शुरू होगा. एंड मिस्टर थॉमस बैक हैज़ बीन दी IOC चेयरमैन सिंस 2013. ठीक है. तो 12 इयर्स का इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है. तो बेसिकली इसमें इनका IOC के प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया ये है कि आपको 4 साल का टेन्योर मिलता है एंड एक बार आप उसको मैक्सिमम और एक्सटेंड कर सकते हैं. तो टोटल 12 इयर्स के लिए ही कोई भी पर्सन मैक्सिमम इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है. उसके बाद में इलेक्शन होने ही होने हैं. तो ये 2013 से ही इसके प्रेसिडेंट है एंड नाउ इलेक्शन हो गया इस साल एंड शी गॉट इलेक्टेड एज the IOC chairman. ठीक है. Now we will move to the next news item. Our next news item is World Happiness Report 2025. So basically World Happiness Report आई हैं. इसमें अगेन जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है उसमें से फिनलैंड ने कंटिन्यूसली 8th ईयर में फर्स्ट रैंक लाई है. तो दैट्स अ मेजर अचीवमेंट फॉर नॉर्डिक कंट्रीज़. तो मेजरली नॉर्डिक कंट्रीज़ हमेशा ही बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से परफॉर्म करती आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में. तो वो आपको इसमें पता होना चाहिए. बहुत स्लिम चांस है कि आपसे पूछें प्रीलिम्स में. UPSC के प्रीलिम्स में हो सकता है अदर एग्जाम में पूछे बट UPSC में चांसेस कम है. बट फिर भी ये न्यूज़ आज इस पर्टिकुलर डे के करंट अफेयर में आई है. इसलिए हमारा काम है कि इसको हम कवर करें बिकॉज बेगर्स कांट बी चूज़र्स. अखबार में मेजरली जितनी चीज़ें आ रही है हमारा काम है उसको हम डिटेल में पढ़ें. अब वो UPSC के एग्ज़ाम फ्रेमर्स के ऊपर है कि वो क्या लेंगे या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएंगे वो हमें नहीं पता. बट एटलीस्ट जो चीज़ें ट्रेंड में होती है आ रही है जिसका इम्पैक्ट है ओवरऑल एज अ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल एंड कंट्रीज़, तो वो सारे डायमेंशन हमने कवर करने चाहिए. तो इसीलिए वी कांट बी चूज़र्स कि हम ये न्यूज़ आइटम को कवर करेंगे या नहीं करेंगे. तो इसीलिए अगर ये न्यूज़ में आई है एंड दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट सो वी शुड कवर इट. तो बेसिकली अगर मैं इसको पढ़ूँ तो फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 8th ईयर इन अ रो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड थर्सडे. ठीक है. और उसमें अदर कंट्रीज़ भी हैं नॉर्डिक कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन. इन्होंने भी अच्छा रैंक लिया है, रिमेन द टॉप 4. एंड इंडिया की रैंक जो है वो 118 है इसमें, जो पिछली बार थी 126. तो इंडिया स्लाइटली इम्प्रूव किया है इसमें. एंड बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ भी इस आर्टिकल में इसको बताया गया है कि जैसे कंट्रीज रैंकिंग वेयर बेस्ड ऑन आंसर्स पीपल गिव व्हेन आस्क्ड टू रेट देयर ओन लाइव्स. ठीक है. ये इसका एस्पेक्ट है. अब लास्ट में अगर हम देखेंगे तो बाकी तो उन्होंने दिया है अलग अलग कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस कैसे रही है, कौन से पैरामीटर पे कौन बेहतर रहा है क्वेश्चनिंग के हिसाब से. बट लास्ट में अगर आप समरी में देखेंगे तो इन्होंने ये कहा है कि द रिपोर्ट हाईलाइट्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हैप्पीनेस. तो वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? आपका ट्रस्ट, सोशल कनेक्शंस एंड बेनेवलेंस. ठीक है. तो ये भी एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए. हम कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि बस हमें इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए कि इंडिया की जो रैंक है वो 118 थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर बन रही है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन उसको पब्लिश कर रहा है और इंडिया की क्या रैंक रही, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए. एक पॉइंट मैं यहाँ मिस कर गया हूँ. तो बेसिकली इट इज़ पब्लिश्ड बाय वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. तो ये भी आपको ये पता होना चाहिए इसमें. ठीक है. तो लार्जली जो 3-4 चीज़ें हैं जो इस न्यूज़ आइटम में कवर होनी चाहिए थी वो मैंने आपके लिए कवर करवा दी है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आइटम की तरफ. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है बाम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑन मो कुआ छपोरी. ठीक है. तो ये बेसिकली ऐसा न्यूज़ आइटम है कि लार्जली इंडिया में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले टीचर हैं उसको मिस कर जाएंगे. बट इसमें 2 क्रूशल पॉइंट है जो हमें देखना है. पहला पॉइंट ये है कि मो कुआ छपोरी जो है ये असम में है
स्प्रॉलिंग रिवर इन आइलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे दिस इज़ अ साइट ऑफ लार्ज स्केल बाम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो पहला तो ये है कि एक रिवर इन आइलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे बाम्बू प्लांटेशन होने वाला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस न्यूज़ आइटम की। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू एस्पेक्ट ऑफ दिस करंट दिस न्यूज़ आइटम इज़ कि जब यहाँ से बाम्बू को हार्वेस्ट किया जाएगा देन इट विल बी सेंड टू बाम्बू बेस्ड इथेनॉल रिफाइनरी, ठीक है। तो इथेनॉल रिफाइनरी में भी यहाँ से इथेनॉल रिफाइनरी के लिए भी यहाँ से बैम्बू जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि इथेनॉल रिफाइनरी में बैम्बू को भी यूज़ हो किया जाता है। यूजुअली अगर आपने ऐसा मिस कर दिया एस्पेक्ट और आपको अगर ऑप्शन दिए गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन इथेनॉल रिफाइनरी, और अब बाम्बू है और आपने उसको पढ़ा नहीं, स्किप कर दिया, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन आएगा, आपको लगेगा बैम्बू यूज़ होता है नहीं होता है, एंड इन दैट कन्फ्यूजन यू विल मार्क इधर रॉन्ग आंसर और यू विल टेक चांसेस कि चलो ठीक है शायद ना हो, आपने इसको फिर गलत रॉन्ग कर आप गलत अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। तो ये गलती से हमें बचना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। अवर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ बवारिया ट्राइबल कम्युनिटी इन हरियाणा। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थी, बवारिया कम्युनिटी। तो ये भी इसका एक पासिंग रेफरेंस ही आया था, तो उस पासिंग रेफरेंस से फिर मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है, थोड़ा हमने समरी में इसका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट को डाला है। तो वो जो सोशल या सोसाइटी वाला एस्पेक्ट होता है प्रीलिम्स में भी कभी कभी, जैसे आपको पता है कि वो ट्राइब्स के नाम पूछते हैं एंड मैच करवाते हैं आपको स्टेट से कि ये पेयर मैच हुआ है नहीं, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो वो हिसाब के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सो बवारिया ट्राइब इज़ अ ट्रेडिशनली नोमैडिक कम्युनिटी प्राइमरीली फाउंड इन द नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग हरियाणा, ठीक है। एंड दे आर रिकॉग्नाइज अ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बेसिकली इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग एंड गैदरिंग था। बस एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, उसमें इनका पासिंग रेफरेंस था, तो वहाँ से ये कंटेंट क्यूरेट करके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। अवर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ पीएम स्वनिधि स्कीम बेनिफिट्स विमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। सो बेसिकली आपको पता है कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे जो एमपीज़ हैं वो चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, वो क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर्स को एंड मिनिस्टर जवाब देते हैं। तो उसी जवाब में से उसी प्रोसेस में एक सवाल पूछा गया, तो फिर मिनिस्टर ने ये जवाब दिया था। तो बेसिकली उसका डेटा यहाँ पे न्यूज़ में आया था न्यूज़पेपर में, तो वहाँ से फिर कंटेंट निकाल के ये चीज़ बनाई गई है। तो वो मैं आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, इवन यू कैन कोट दिस डेटा इन योर मेंस एज वेल, बट यूपीएससी कभी कभी प्रीलिम्स में डेटा वगैरह पूछती है, तो वो हिसाब से मैंने ये न्यूज़ आइटम कवर करवाया है। तो उसके डेटा एक बार हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली total of 30.97 lakh women street vendors benefited from PM Swanidhi, and that marks 45% of total beneficiary। मतलब टोटल बेनिफिशियरी 45% विमेन है इसमें पीएम स्वनिधि में, जो कि ह्यूज नंबर है। एंड इट शोज़ दैट वुमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड इन इंडिया, क्योंकि जब उनके पास में पैसा आएगा और वो फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, तो दे विल हैव देयर वॉइस, देयर से इन देयर हाउस होल्ड और मैनेजिंग देयर वर्क। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है वो भी जब काम करेंगे, आपकी वॉइस, आपको रिकग्निशन मिलता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मैं भी बिज़नेस रन कर सकती हूँ। तो ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। एंड एट लार्जर स्केल पे देखें, ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, तो बेसिकली जो 69% है ऑफ बेनिफिशियरीज आर फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, ओबीसी, एससी, एसटी। सो बेसिकली जो आपके सोसाइटी का दबा कुचला या बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार बहुत सारे मेजर्स लाती है, स्कीम्स लाती है। तो उसी का एक हिस्सा ये भी है पीएम स्वनिधि, जिसमें कि 69% जो बेनिफिशियरीज है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं। जैसे हमारे समरी में भी ये देखेंगे आप, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पीएम स्वनिधि स्कीम इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव
एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया। क्योंकि जब तक आपका जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर वो स्ट्रांग नहीं बनेगा, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो उनके जो फैमिली है उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, दे विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपोजर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तो वो सब चीज़ें ओवरऑल पूरे फैमिली को, सोसाइटी को एट लार्ज और कंट्री एट लार्ज को बेनिफिट करता है। एंड पीएम स्वनिधि जो है, इसका फोकस ये है कि इट एम्पावर्स वुमेन, मार्जिनलाइज कम्युनिटी एंड इट अनेबल्स देम टू कॉन्डक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड। क्योंकि लाइवलीहुड अगर इनका इम्प्रूव हो रहा है, हो जाएगा इससे, तो बेसिकली जो सारे एस्पेक्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि उसका कैसे एक पॉजिटिव डायमेंशन होगा उनके फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, तो वो उसका एक फ़ायदा उसमें होता है। ठीक है। एंड हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है महात्मा गांधी एंड रामनाथ गोयनका's कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म एंड सोशल सर्विस। ये भी ऐसी एक्सपेक्ट है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के टीचर ने इंडिया में इसको मिस कर दिया होगा। एंड इसमें बहुत एक क्रूशल एक पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाकर। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कई बार ऐसे न्यूज़ आइटम्स होते हैं जो हमें लगता है कि शायद ना पूछें हैं, क्योंकि रामनाथ गोयनका है जो है अवार्ड जो होता है वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप देता है, एंड दैट इज़ अ बेसिकली प्राइवेट बॉडी। तो उनके ऊपर अगर कोई न्यूज़ आ रहा है तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सो टीचर्स भी मिस कर जा रहे हैं और फिर आप भी लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। बट मेरे हिसाब से इसमें एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपके शायद प्रीलिम्स में भी तैयारी करते हुए काम में आएगा। तो बेसिकली गांधी जी वॉज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन। एंड सिंस यू ऑल नो, अगर आप वेटरन हो या नहीं हो, अगर आप फ्रेशर भी हो, तो गांधी जी के ऊपर ऑलमोस्ट हर साल या अल्टरनेट ईयर सवाल आता ही है। तो मे बी आपको इस साल शायद प्रीलिम्स में पूछ ले कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो प्रेसिडेंट थे वो गांधी जी थे या नहीं थे। क्या वो आपके स्टेटमेंट में पूछ लें या आपको मैथ द पेयर्स में पूछ लें, वो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो कैसे पूछना चाहेंगे। बट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आई थी, तो मेरा ये काम था कि मैं आप सभी को इससे मतलब अवेयर करवाऊँ कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड सब आपको पता ही है कि गांधी जी ने भी न्यूज़पेपर्स चलाए हैं, तो वो तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। बट ये एस्पेक्ट कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि जिसको मैं कहता हूँ नॉन रिकरिंग करंट अफेयर्स, जो पूरे साल में एक बार आएगी, दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगी। और अगर उसी पे सवाल बन जाता है तो फिर अगर आपने उसको उस दिन पर्टिकुलरली कवर नहीं किया, या जो भी आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसने उसको कवर नहीं किया और सवाल आया, तो आपसे वो मिस हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन था, 2 नंबर आसानी से मिल सकते थे, बट नेग्लिजेंस की वजह से आपने ये नंबर गंवा दिए। तो ये गलती से हमें बचना है। जितना हो सके हमें डेप्थ में यूपीएससी के पीवाईक्यू के ट्रेंड के हिसाब से और जो उनका एक पैटर्न रहा है उसके हिसाब से हमें हमारे सिलेबस को देखते हुए सारे डायमेंशंस कवर करने चाहिए, और वही वाईपीए करवाता है। हम वो हल्की चीज़ नहीं करते कि बस गिन चुन के 4-5 चीज़ें पढ़ा दी, जैसे तैसे जो पढ़ाना है पढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि सवाल आ रहे हैं नहीं आ रहे। वो टीचिंग गलत होती है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपके कंटेंट में वो क्वालिटी, वो दम होना चाहिए जिससे कि बच्चों की जो स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन है वो आसान हो जाए, और वही चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं कि मैंने कितने न्यूज़ आइटम कवर किए हैं, पर जितने भी किए वो सब्सटैंशियल नंबर किए हैं। इसके बाद में ही अगर आपको ये पीडीएफ को पढ़ना है डिटेल में, तो ये पीडीएफ अवेलेबल आपको करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिएगा। लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे एक एक दिन घटता जा रहा है, तो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा, एनजाइटी फील कर रहे होंगे, नेगेटिविटी भी आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में समय घूम रही होगी कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, और बाकी चीज़ें, आपके पीयर ग्रुप का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, ये सब चीज़ों को आप दरकिनार करो, साइड में रखो। अभी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। टोटली फोकस कीजिए आपके प्रीलिम्स के ऊपर। आपका प्रीलिम्स का सिलेबस आपको कवर करना है, आपको सीसेट पे ध्यान देना है। एंड जैसे आपको पता होगा टेनिस में बेस्ट ऑफ 5 होता है ना, या बेस्ट ऑफ 3 होता है। तो उसमें से आपको मिनिमम 3 जीतने, तभी आप विनर होंगे। तो जैसे आपकी जो 6-7 मिनिमम सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स में, उसमें से आप ये समझ के चलिए कि आपको 4 या 5 बेस्ट करने हैं जहाँ से आप सवाल कर सकते हैं। तो कोशिश आपकी उस तरफ होनी चाहिए, ना कि ये कि आप डेली बेसिस पर नेगेटिविटी पे जा रहे हैं, एंजाइटी फील करते हुए। वो नहीं होना चाहिए। जितना आपसे हो सकता है वो करिए, जितना हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं, जितना कंटेंट हम आपको दे सकते हैं दे रहे हैं। इसके बियॉन्ड चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है।
सो कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो, फालतू की चीज़ों का टेंशन मत लो, एक आपका टाइम और शेड्यूल बना के तैयारी करो एंड मूव ऑन। फिर उसके बाद में आपके पास पूरा समय 25 मई के बाद 4:30 बजे के बाद में जितना आपको सोचना है सोचिए, बट अभी सोचने में अपना वक्त ज़ाया मत करना, ठीक है। आई होप मैंने ठीक से आपको समझाया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें बताइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और फिर हम चाहेंगे कि आपके अगर क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर पाएँ तो हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मजबूत रहो और अच्छे से तैयारी करो यार, टेंशन मत लो फालतू की चीज़ों का, ठीक है। चलो।